हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुणिमा एंड इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के इंग्लिश पेपर को सॉल्व करेंगे। ये जो 5 अगस्त को पेपर हुआ है, दैट मीन्स कल जो पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसके इंग्लिश सेक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। ये दो तरीके से हेल्पफुल होगा आपके लिए। पहला तो ये कि अभी बहुत सारे पेपर बाकी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लिखेंगे इस एग्जाम को। सो मोर और लेस एग्जाम का लेवल, पेपर का लेवल जो है वो यही होगा, क्योंकि एग्जाम सेम है, अलग अलग दिनों पे है, तो पेपर बहुत ज़्यादा, पेपर में वेरिएशन नहीं हो सकता। लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन के टाइप्स भी लगभग लगभग यही रहेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये आइडिया लगेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और किन किन चीजों को अभी मुझे देख लेना। सपोज अभी आपके एग्जाम में 10 दिन और बचता है, तो उन 10 डेज में आपको किन चीजों पे फोकस करना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो इंग्लिश जो 5 अगस्त 2017 को एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, बट यू विल गेट एन आइडिया। So let us see the first question. Synonyms. First question, synonym. Opulent. Word है opulent और इसका same meaning. Opulent का meaning क्या होगा इन options में? So ऑप्शंस को भी हम देखते चलेंगे कि बहुत चांसेस हैं कि बाकी पेपर्स में इन ऑप्शंस को भी यूज कर लिया जाए एज अ क्वेश्चन। सो ऑप्युलेंट मतलब होता है रिच। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को। स्पार्स, स्पार्स मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, मीगर, जिसकी मात्रा बहुत कम हो, स्पार्स तो नहीं हो सकता। एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है जो वर्ल्डली प्लेजर से अपने आप को दूर रखता है, जैसे साधु संत हो गए जो एक हार्ड लाइफ जीता है, तो एसेटिक हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस मतलब समथिंग वेरी ग्रैंड, लग्जूरियस, तो ये ऑपुलेंट का मीनिंग कह सकते हैं कि दोनों की मीनिंग लगभग लगभग सेम है। फोर्थ में पेन्यूरियस, पेन्यूरियस इज बहुत पुअर, बहुत ही गरीबी। पेन्यूरी से का मतलब होता है गरीबी में, तो पेन्यूरियस उसी से आया है। सो पुअर। अब हम, ये एडजेक्टिव हो गया तो गरीबी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑपुलेंट का आंसर तो हमारा सी है, लेकिन ये अदर वर्ड्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बहुत ही भद्दा, इसलिए कि बहुत अगली, बहुत ज्यादा अगली, रिमार्केबली अगली कह सकते हैं। भद्दा क्योंकि जो नॉर्मल फीचर्स हैं उससे थोड़ा ऑड है, वो नॉर्मल नहीं है। सो ग्रोटेस्क, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते क्योंकि हमने देखा कि वो भद्दा है, अगली है। इसका मतलब होता है साधारण। नॉर्मल, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी देखा नॉर्मल नहीं है। फैबुलस, फैबुलस मतलब कुछ बहुत अच्छा, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने बोला अगली है। डिस्टॉर्टेड, यस, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब नॉर्मल नहीं, डिस्टॉर्टेड है, तो ग्रोटेस्क का मतलब हो गया डिस्टॉर्टेड। सो ये दो वर्ड हो गए, इजी वर्ड्स ही हैं। देन हम आते हैं एंटोनिम से। थर्ड क्वेश्चन जो है वो एंटोनिम है, दैट मीन्स विपरीतार्थक शब्द है, आपको उस शब्द का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। वर्ड इज अर्क। अर्क मतलब कोई चीज अनॉय कर देती है आपको। अर्क, सपोज कोई, किसी ने कोई बात कह दी या कोई इंसिडेंट हो गया, तो दैट में अर्क यू मतलब आपको एक अनॉय करती है, आपको परेशान करती है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ हमें उसका मतलब नहीं, उसका अपोजिट मतलब ढूंढना है, विपरीतार्थक ढूंढना है। सो अर्क, जीनियल। जीनियल बहुत चीयरफुल, बहुत जो आपको चीयरफुल, आपको खुश करता है। सो यही दिख रहा है कि ये अपोजिट है। लेकिन क्विकली, तो हमारा आंसर हो गया ए। लेकिन क्विकली हम अदर ऑप्शंस को भी देख लेने चाहिए आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उससे भी क्लोज अगर कुछ मिले तो आपको वो देखना होता है। तो अभी एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट मतलब एक्सट्रीमली अनोइंग, कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा अनॉय कर दे। तो आप देख रहे हैं अर्क का भी अनॉय था, इसका भी अनॉय है। वेक्स अगेन अनोइंग। पिक अगेन, कोई चीज आपको अनॉय करके आपको अफेक्ट कर देती है, आपका मूड खराब कर देती है। से फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बड़े उससे इनवाइट करने जाते हैं और वो आपको रूडली मना कर देता है, तो दिस में पिक यू, एक्चुअली अनॉय यू। तो हमने देखा मोर और लेस, जो हमारा क्वेश्चन में वर्ड था अर्क,
तीन वर्ड बी सी और डी थे, वो लगभग लगभग मीनिंग सेम थी, इसलिए ए हमारा। अब यहाँ पे अगर आपको जीनियल का मतलब नहीं भी मालूम मालूम है, लेकिन बी सी डी एग्जैस्परेट वेक्स और पिक का मालूम है, तो आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है ऊंचाई, शिखर, पिनाकल। सो अब इसका एंटोनिम देखते हैं, बेस। अब हमने बोला कि ऊंचाई, और बेस होता है आधार, तो ये नहीं हो सकता। नीचे होता है आधार हमेशा, तो नहीं हो सकता। जेनिथ, यस, एपेक्स मतलब भी शिखर और जेनिथ मतलब भी शिखर, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं मेरिडियन। तो ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, उसको कहते हैं मेरिडियन। ज्योग्राफी में भी ये वर्ड आता है, मगर लिटरल मीनिंग इज अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। मीडियन, मीडियन इज मिड पॉइंट, मीडियन आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, सो दिस इज मिड पॉइंट। सो हमें आंसर पहले मिल चुका है। अब कुछ वर्ड्स देखते हैं। दो सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, दो एंटोनिम्स, और फिर दो आपके स्पेलिंग। सो फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो यहाँ पे हो जाएगा NIECE, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये सारे गलत हैं। तो अब जब भी इंग्लिश पढ़ें तो इन पे जरूर ध्यान रखें कि आप जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनकी स्पेलिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिक्शनरी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी की ये स्पेलिंग जो है वो सही है। तो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि उसकी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो जरूर आएंगे। नेक्स्ट हमारे स्पॉटिंग एरर के 3 क्वेश्चंस थे। सो सेंटेंस को कई पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और आपको चूज करना है कि कहाँ गलती है। सो सेंटेंस इज, इफ आई एम यू, आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। अब ये बहुत ही सिंपल रूल है इंग्लिश का, अगर आपको ध्यान हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जब भी हम बोलते हैं अगर ऐसा होता, या काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, या काश मैं एक चिड़िया होती, तो हमेशा आई वर यू होता है। सो यहाँ पे, यहाँ है गलती। सो ए इज योर आंसर। बस इतना देखा। अब हमें गलती ढूंढनी है, तो हमें पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है। द मोमेंट यू गेट द मिस्टेक, यू शुड स्टॉप, क्योंकि बाकी देख करके आप टाइम वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत प्रेशियस है यहाँ पे टाइम। सो फर्स्ट, सेकेंड, ही मेड मी टू डू ऑल द वर्क। अब यहाँ पे मेड क्या है? मेड जो वर्ब है, मेड, गेट, इस तरह के जो वर्ब हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं। एक तो हो गया कि ही मेड अ चेयर, सपोज, तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ब की तरह यूज हुआ कि उसने चेयर बनाया। यहाँ पे कह रहा है कि उसने मुझे ऐसा करवाया। मैं कह सकती हूँ यू मेक मी लाफ, तुम मुझे हंसाते हो। सो क्या कहते हैं? यू मेक मी लाफ, यू मेक मी डू लाफ तो नहीं कहते, टू लाफ तो नहीं कहते। सो यहाँ पे टू रॉन्ग है। जब भी हम कहते हैं या ही मेड मी लाफ, तो ही मेड मी लाफ बोलते हैं, ही मेड मी टू लाफ नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे टू गलत है। सो गलती कहाँ हो गई? अगेन टू डू में। सो बी हो गया गलत। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, नीदर ऑफ देम वर एबल टू कंप्लीट द वर्क। सो हमेशा आप याद रखें, नीदर, ईदर, ईच, एवरी, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली सिंगुलर। यहाँ पे आप याद रखें, नीदर, ये हो सकता है आपके अगले पेपर में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। नीदर नॉर और ईदर और। सो नीदर जब यूज होगा या तो अकेला होगा या नॉर के साथ, ईदर जब यूज होगा अकेला या और के साथ। नीदर और के साथ या ईदर नॉर के साथ नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नीदर नॉर नहीं है, सिर्फ नीदर अकेला है। और जब भी नीदर अकेला या ईदर अकेला होगा तो हमेशा वो सिंगुलर होगा। ठीक है। सो नीदर ऑफ देम, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वॉज। सो ये गलत हो गया। सो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा भी आपने ग्रामर देखा है, थोड़े से भी रूल्स देखे हैं, तो बहुत ही इजीली आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु इज मेड टू बेयर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स।
सो ऑमनी प्रेजेंट, एनोनिमस, स्केपगोट और एपिलॉग। अब अगर आप ध्यान देंगे, हमारे वोकेबलरी से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। पहले सिनोनिम, फिर एंटोनिम, फिर आप देख रहे हो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी अगर आपको इन वर्ड्स के मतलब पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह जो प्रेजेंट है वो हो गया ऑमनी प्रेजेंट। अनोनिमस, आप देखते होंगे कई जगह आप कोई भी सेइंग होती है, किसी ने कुछ कहा है तो उसके नीचे लिखा होता है कि किसने कहा है, लेकिन कई जगह रहता है एनोनिमस, मतलब किसने लिखा है पता नहीं है। या हम कहते हैं कि किसी ने भी अनोनिमसली काम कर रहा है, मतलब अपना नाम उजागर नहीं कर रहा है, अनोनिमस होके काम कर रहा है। सो अनोनिमस ऐसे याद रखेंगे। ऑमनी प्रेजेंट जो हर जगह है, तो इस दोनों का मतलब ये नहीं हुआ। स्केप गोट होता है कि अगर किसी और ने कोई गलती की है और उसका ब्लेम किसी पे आ गया तो वो स्केप गोट हो गया, बलि का बकरा वो बन गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एपीलॉग, कोई भी स्पीच, एक छोटी सी स्पीच जो किसी भी बुक के या प्ले के लास्ट में लिखी होती है वो होती है एपीलॉग। तो इसका आंसर हो गया स्केपगोट, सी। देन नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। सो पहला हो गया इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है? जो होके ही रहेगा, जो होना ही है वो हो गया इनएविटेबल। इनकॉरिजिबल, जिसको नहीं सुधारा जा सकता। किसी को हम कह देते हैं कि तुम तो इनकॉरिजिबल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सो जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनएविटेबल नहीं होगा, इनविंसिबल नहीं होगा, इनकॉरिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट स्पीच गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक। सो शॉर्ट स्पीच जो अभी अभी हमने देखा कि एपीलॉग होता है, सो एपीलॉग वुड बी द आंसर। लेकिन क्विकली इसके अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रेफिस क्या होता है? प्रेफिस इज एक्चुअली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ये एंड ऑफ द प्ले और बुक था एपीलॉग, और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है मतलब शुरू में होता है, दैट इज प्रेफिस। तो ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वाले पेपर में प्रेफिस आ जाए। डेब्यू, कोई भी पहला, मान लो किसी एक्टर एक्ट्रेस की कोई पहली मूवी है या किसी राइटर की कोई पहली बुक है, तो हम लिख सकते हैं कि डेब्यू नॉवेल, डेब्यू मूवी, पहला जो भी है डेब्यू। एंड देन और इसका नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट और मोस्ट इंटेंस पॉइंट कहीं भी कोई मूवी में जहां से कि पूरी स्टोरी टर्न ले लेती है, वो क्लाइमेक्स होते हैं। जब हम बोलते भी हैं कि एकदम क्लाइमेक्स पे सीन पहुंच गया था। सो पहला ऑप्शन हो गया एपीलॉग जो कि करेक्ट आंसर था, और बाकी तीन ऑप्शंस जो गलत ऑप्शंस हैं इनकी भी मीनिंग हम याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अभी तक में ये क्लोज टेस्ट नहीं आते थे, लेकिन इस बार आए हैं। तो अब जो जिनके पेपर अभी बाकी हैं वो क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर लें। और क्लोज टेस्ट अगर आपके दो तीन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग हो, थोड़ा ग्रामर पे एक कमांड हो, और ग्रामर में भी आप प्रीपोजिशंस जरूर देख लें, क्योंकि प्रीपोजिशंस रिलेटेड क्लोज टेस्ट में बहुत सारे ब्लैंक्स होते हैं। सो एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें कुछ ब्लैंक्स है और उसके नीचे उन ब्लैंक्स में क्या फिल होगा उसके ऑप्शंस हैं। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक बार इस तरह के क्वेश्चन में क्विकली एक पैराग्राफ को विथ ब्लैंक्स आप पढ़ लें। सिंस यू हैव नेवर हैड टू ब्लैंक मी फॉर एनीथिंग, perhaps you wouldn't be blank sticking blank me now that I have run blank debt and blank these people that it is in no way a reflection on my character। सो आपने नई प्रैक्टिस किया होगा तो ये आपको थोड़ा सा परप्लेक्स कर सकता है, थोड़ा पजल कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी शांति से ध्यान से इसको देखें ऑप्शंस को। सिंस यू हैव नेवर हैड टू अप्रिशिएट मी, रिप्रोच मी, एजर्ट मी, पेस्टर मी। सो अप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, रिप्रोच मतलब होता है निंदा करना, डांटना, एजर्ट मतलब करता है अपनी बात को रखना, और पेस्टर मतलब होता है कि परेशान करना, दबाना। सो यहाँ पे होगा यू हैव नेवर हैड टू रिप्रोच मी फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए रिप्रोच नहीं किया, डांटा नहीं। परहैप्स यू वुडंट बी एबल, यू वुडंट बी ब्लैंक स्टिकिंग, averse to, deprived of, indifferent to, desirous of। सो averse to मतलब किसी चीज
को पसंद नहीं करना, किसी चीज से अवर्जन होना, हम बोलेंगे कि इस चीज से मुझे अवर्जन है, मतलब ये चीज मुझे पसंद नहीं है। सो कहता है कि रिप्रोच नहीं किया, हो सकता है परहैप्स यू वुडंट बी एवर्स टू स्टिकिंग 15 में स्टिकिंग डैश मी नाउ, स्टिकिंग एट ऑन फॉर टू। तो स्टिकिंग टू होता है, अगर प्रीपोजिशन आपकी स्ट्रांग है, आप पहले वाले दोनों ब्लैंक आपने खाली भी छोड़े हो, तो आप यहाँ पे आके टू आप इजिली कर सकते हैं, क्योंकि स्टिक टू होता है। जब आप इसको फिल करेंगे तो पीछे जाके फिर उन वर्ड्स को भी आप फिल कर सकते हैं। मी नाउ दैट आई हैव रन इनटू डेट, रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब हो गया। तो आपको पता अगर है, पढ़ा है कहीं, तो आपको सीधा दिख जाएगा कि यहाँ पे रन इन या रन विथ या रन ऑन नहीं होगा, रन इनटू ही होगा। रन इनटू डेट एंड alluding, making, convincing, informing. Alluding these people that it is in no way a reflection on my character. Making these people, convincing appropriate लग रहा है, so यहाँ पे होगा convincing। अब हम एक बारी इसको पढ़ते हैं। Since you have never had to reproach me for anything, perhaps you wouldn't be averse to sticking to me now that I have run into debt and convincing these people that it is in no way a reflection on my character. So अब कुछ सेंस बन रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस का। इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको जो ऑप्शंस है उसकी मीनिंग पता है तो क्विकली आप वहां से शुरू करें, नहीं तो आप सबसे पहले वहां जो फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशंस है वहां से उसको उन वर्ड्स को पहले फिल कर लें, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया, और फिर बाकी आप एक अंदाजा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो थे वो इडियम्स थे। सो एक था पहला टीथिंग प्रॉब्लम। सो लॉजिकल इसकी जो लिटरल मीनिंग होती है वो नहीं होगी, हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएं हम तो इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स हमें पता है, जब जो लिटरली जो क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको जब दांत आती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इससे इडियम्स जो बना है कि कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो शुरुआती दिनों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। सो पहला कहता है समथिंग दैट इज ऑफ लेस वैल्यू, नहीं। प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, नो। सी प्रॉब्लम्स दैट यू एक्सपीरियंस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एक्टिविटी। सो मिल गया हमें जो इसका आंसर होगा टीथ प्रॉब्लम्स। हमेशा ध्यान रखें जो ईडियम्स होते हैं उसमें लिटरल मीनिंग बहुत रेयरली होगा, तो ये एकदम ही एकदम डिस्कार्ड करें, एलिमिनेट करें। नेक्स्ट कहता है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। यहाँ पे है वुल्फ मतलब कोई भी चीज जो आपको परेशान करेगी, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है कि गरीबी को बाहर रखें, मतलब कम से कम मिनिमम आप इतना आपके पास हो जिससे में कि आप स्टार्व ना करें, भूखे ना मरे, गरीबी से ना जूझें। सो वुल्फ को उस सेंस में ईडियम में बनाया गया है। सो अब देखते हैं ऑप्शन, टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, टू कीप ऑफ एन अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल पर्सन, टू कीप अलाइव, टू होल्ड द डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स इन चेक। सो एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपने आप को बचा के रखना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम, टू कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग मतलब कोई भी काम हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें एक रुकावट ना आ जाए, एक प्रोग्रेस चलता रहे। सो टू अर्न मोर एंड मोर, नो। टू वर्क कॉन्स्टेंटली, नो। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान एटसेट्रा। यस, जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। सो 20 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, अब जो 3 क्वेश्चंस है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं। आप एक यहाँ पे सेंटेंस देख पा रहे हैं जहाँ पे कुछ वर्ड्स बोल्ड हैं, और आपको आंसर से देखना है कि उनकी जगह पे इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा तो वो सेंटेंस सही होगा। अगर वही सही है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ही हैड सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ बट ही हैज नेवर बीन एज मच डिजेक्टेड एज ही इज टुडे। ये तो हो गया क्वेश्चन। नेवर बीन दैट मच डिजेक्टेड एज, सो मच इन डिजेक्शन, तो खैर सो मच इन डिजेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिजेक्शन यहाँ पे हो गया क्या, नाउन। यहाँ पे डिजेक्टेड आएगा, ये तो सही है। एज मच को हमें देखना है कि क्या होना चाहिए, सो डिजेक्टेड। सो ही हैज नेवर बीन सो डिजेक्टेड एज ही इज टुडे। सो और एज, सो
एंड एज कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये पेयर में यूज होते हैं, सो एंड एज, सो यहाँ पे सी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं, सॉक्रेटिस हैड मेनी डिसाइपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट ऑफ देम वाज प्लेटो। ठीक है, सो अब पूरे सेंटेंस को ना देख के अगर सिर्फ हम यहाँ भी देखें, क्विकली हम इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव में आपको पता है कि सुपरलेटिव में कई सुपरलेटिव तो ऐसे होते हैं जो, जैसे आपके हो गया मोर और मोस्ट से बनते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और कई ऐसे होते हैं जो ई आर और ई एस टी से बनते हैं, प्रिटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। ठीक है, तो ग्रेट में ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन ग्रेट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट में ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है। ये आपको वर्ड्स का जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वर्ड में मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं और किस वर्ड में ई आर और ई एस टी लगा करके। सो ग्रेट जो है वर्ड, उसमें मोर ग्रेट और मोस्ट ग्रेट नहीं होता है, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव की बात नहीं कर रहे, सुपरलेटिव की बात कर रहे, तो क्या हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट जब भी होगा तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगता है, सो द ग्रेटेस्ट, बी इज द आंसर। द ग्रेटर नहीं, सिर्फ ग्रेटेस्ट नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट के पहले द लगेगा, और ग्रेटर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सबसे महान की बात हो रही, सो सुपरलेटिव की बात हो रही। तो बहुत इजीली हम बी कर सकते हैं, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, नीदर द जज नॉर आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज द विनर। सो अब हम आते हैं इस पूरे पे, क्या होना चाहिए, आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज द विनर। सो आई एम रेडी टू अनाउंस हु द विनर इज, आर रेडी टू अनाउंस, अब आर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि नीदर और नॉर, जब भी नीदर नॉर का पेयर होगा तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो नॉर के बाद आ रहा है आई, तो एम ही होगा। सो ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे इज भी नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा कौन, नो इम्प्रूवमेंट और फर्स्ट, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो आपको ये अगर रूल मालूम है कि जब भी क्वेश्चन होता है, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब बोलते हैं कि हु इज द विनर, व्हाट इज द योर नेम, तो लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि ना तो जज और न मैं, हम दोनों में से कोई भी अभी अनाउंस नहीं है बताने के लिए कि हु इज द विनर, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। सो इस तरह के सेंटेंस में हु इज द विनर ना होके हु द विनर इज होता है। सो ये सेंटेंस सही है। लास्ट दो क्वेश्चन जो थे वो पैराजम्बल थे। यूजुअली टीयर वन में पैराजम्बल पैराग्राफ नहीं आते थे, लेकिन इस बार आए हैं। सो आप लोग प्रैक्टिस कर लें जिनके अभी पेपर टीयर वन के नहीं हुए हैं। सो उसमें पहला क्वेश्चन था, चार सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको लॉजिकली अरेंज करना है। सो दो तरह का है इसमें, या तो आप सेंटेंसेस को अरेंज करें या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। सो क्विकली देख लेते हैं इसमें। Widely published tables of income levels of all countries indicate that when incomes are higher, the greater is the contribution made by the manufacturing industry. कि इनकम लेवल कंट्रीज का, अगर सारी कंट्रीज का इनकम लेवल हम देखते हैं, जो डेटा अवेलेबल है, तो हम देखते हैं कि वहीं पे इनकम हाइयर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सो पहला सेंटेंस ये कहता है। दूसरा, कंट्रीज दैट हैव लिटिल और नो इंडस्ट्री आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली पुअर, यहाँ पे इनवेरिएबली आना चाहिए, इनवेरिएबली पुअर। सो और दूसरा सेंटेंस कहता है कि वो कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है या बहुत कम इंडस्ट्री है, वहां पे पुअर लोगों की संख्या ज्यादा है। C. The lesson is clear. To overcome poverty and backwardness, a country must become industrialized. So अब लेसन क्या मिलता है कि पॉवर्टी से बचने के लिए, पॉवर्टी से, बैकवर्डनेस से उबरने के लिए कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, औद्योगिकरण होना चाहिए। एंड लास्ट कहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सीन एज द की टू ग्रोथ एंड अ प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। की टू ग्रोथ मतलब विकास के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। सो अब हम देखते हैं कि इसमें दो तीन तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, लेसन इज क्लियर, तो लेसन अक्सर लास्ट में बताया जाता है, पहले बातें बता दी जाती हैं और लेसन की बात सबसे अंत में होती है। सो अगर हम इसको भी पकड़ते हैं
और एक एक नजर ये देख लेते हैं कि और कोई सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस जैसा नहीं है, तो सी हमारा लास्ट हो गया। और यहाँ पे यार ऑप्शन में देख रहे हो कि सिर्फ सी, ऑप्शन सी में ही सी लास्ट सेंटेंस है। सो क्विकली इसको अगर हम देखें, DABC, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सीन एज द की टू ग्रोथ एंड प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट, वाइडली पब्लिश्ड टेबल्स, ये हुआ। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं, फिर डेटा क्या कहता है वो बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि कंट्रीज जहां पे इंडस्ट्री कम है वो पुअर कंट्रीज हैं, और लास्ट में लेसन क्लियर है। सो हम इसको कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर फर्स्ट या सेंटेंस को आप पकड़ के चलेंगे तो आप इजीली बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे भी सेंटेंसेस हैं 4। इन 2010-11 द स्टडीज कंडक्टेड शोड दैट द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द वेरियस इंडियन स्टेट्स वाज रोबस्ट। कहता है 2010-11 की पहले बात कर रहा है कि जो स्टडीज कंडक्ट हुई वो बताता है कि एक्सपोर्ट्स में जो इंडियन स्टेट्स से एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो, उनका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है, रोबस्ट है। दूसरे सेंटेंस में कहता है पहले 10-11 की बात हुई, फिर 11-12 की बात हो रही। फर्स्ट हाफ ऑफ 2011-12 देयर वाज रोबस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ इन केस ऑफ कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तीन स्टेट के बारे में बात कर रहा है कि इनका एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा ग्रोथ था। सी में कहता डेटा ऑन स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स शोड दैट द टू स्टेट्स नेमली गुजरात एंड महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। सो यहाँ पे दो बातें हैं, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है बात कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की, और यहाँ पे कह रहा है गुजरात और महाराष्ट्र की। फिर लास्ट में कहता है ओनली गोवा हैड नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ ड्यू टू फॉल इन ओर एक्सपोर्ट्स ओइंग टू बैन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन ओर बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। सो बी में जो बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है कि पिछले साल की तुलना में ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई। और सी में जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है कि जो टोटल एक्सपोर्ट्स था, टोटल जो एक्सपोर्ट था उसका 46% सिर्फ इन दोनों राज्यों के द्वारा हुआ। सो ये सेंटेंस लॉजिकली अरेंज्ड है। पहले 2010-11 की बात हुई, फिर 11-12 की बात हुई, फिर वो बात हुआ कि 46% जो है कंट्रीब्यूशन किसका है, और लास्ट में गोवा के बारे में बताया जा रहा है कि वहां निगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई, और उसका फिर हमें रीजन भी बताया जा रहा है। सो इट इज एक्चुअली लॉजिकली अरेंज्ड, सो योर आंसर वुड बी ए। सो आई होप फ्रेंड्स कि इट विल हेल्प यू, और हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैथ्स, रीजनिंग एंड अदर जीएस के क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे, और उनको भी हम सॉल्व करके ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को, दो चीजों को आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस तरह के आए हैं। और अगर आपने इस तरह से कोई क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लोज टेस्ट और जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं की होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, सो आप इसको जरूर कर लें। And if you like the video, please press the like button and also subscribe to our channel, क्योंकि अभी जितने भी हमारे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको अपलोड करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।